दोस्तों, मैं हूं विकास कालरिया और सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मित्रों भारत के इतिहास की, और जब हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, भारत का इतिहास तो भारत के इतिहास में मित्रों बात आती है 600 से लेके 1000 ईसा तक है, और 600 से लेके 600 एडी से लेके 1000 एडी तक है, ईसा तक है। जो समय था वो समय माना जाता है राजपूत युग। ठीक है, 600 से 1000 ईसा पूर्व तक है, मतलब गुप्त काल का पतन होने के बाद, और गुप्त काल का पतन हो गया था 550 ईसा, लगभग 550 ईसा तक, और उसके बाद में वर्धन वंश, और वर्धन वंश के बाद में हम मानते हैं कि राजपूत युग का उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित हो गया था। और दोस्तों, जब हम राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में बात करें कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, और जब इन्होंने अलग अलग मत दिए तो आपस में इनके विचार भी अलग हैं। तो कोई इतिहासकार, कोई विद्वान इन्हें इनके उत्पत्ति के बारे में, तो उत्पत्ति के बारे में जब हम इनकी बातें करें तो मित्रों सबसे पहले हम कुछ विद्वान इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के गुरु विशिष्ट खंड के अग्निकुंड से मानते हैं। गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से, अग्नि कुंड से, और इसी संदर्भ में दोस्तों बात आती है चंद्रबरदाई की, और चंद्रबरदाई ने, मोहनत नैणसी ने और सूर्यमल मिश्र ने इनको राजपूतों की कितनी संतान, 4 संतान। इसके अनुसार चंद्रबरदाई मोहनत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण की जब हम बात करें तो राजपूतों की 4 संतान, जिसमें प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और मित्रों परमार। तो दोस्तों जितना हमने पढ़ा तो उसको एक बार फिर, जैसे हम बात कर रहे हैं राजपूत युग की, और राजपूत युग 600 ईसा से लेके 1000 ईसा तक माना गया है।
और हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, जब हम राजपूतों का इतिहास उत्तरी भारत में अलग अलग स्थानों पर इनके इन्होंने शासन किया, तो अलग अलग स्थान पर इनको देखने को मिलता है। और हम भारत के संदर्भ में आज बात कर रहे हैं, और आगे का जो हम जब राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम इनका फिर जिक्र करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों, इनका जो समय था वो 600 से लेके 1000 ईसा तक का। इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार इनको आबू पर्वत के गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से मानते हैं। और राजपूतों की चार संतान मानने वाले चंद्रबरदाई, मोहनत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, इनको 4 संतान है, जिनमें प्रतिहार, परमार और चालुक्य, चौहान, तो ये 4 इनकी संतान थी। तो दोस्तों, आगे हम जब मित्रों बात करें तो इसी क्रम में इनकी उत्पत्ति की, तो अपना प्रसिद्ध जो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड दोस्तों इनको कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड राजपूतों को शक, कुषाण और हूण की संतान मानते हैं। और ये दोस्तों विदेशी जातियां थी, शक, कुषाण और हूण, इनकी संतान मानते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हम बात करें डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और मित्र डॉक्टर डीवी भंडारकर के अंतर्गत के अनुसार राजपूतों को विदेशी जाति मानते हैं। ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर भंडारकर इनको क्या मानते हैं? विदेशी जाति मानते हैं। मतलब है विदेशी जातियों के वंशज माना है किनको? राजपूतों को। तो इसी क्रम में मित्रों आगे हम इनके बारे में और बात करें कि कौन कौन से इनको अलग अलग विद्वान, अलग अलग इतिहासकार इनका अलग अलग मत देते हैं। तो हम बात करें इनके बारे में, तो बात की जाए वीडी चट्टोपाध्याय, वीडी चट्टोपाध्याय, वीडी चट्टोपाध्याय की उपाध्याय ने राजपूतों को सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया का वंशज माना है। तो दोस्तों राजपूतों को वीडी चट्टोपाध्याय सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया के वंशज माना है। इसी क्रम में हम अगर बात आगे और इतिहासकारों की करें तो हमें डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और सीवी वेद राजपूतों को
क्षत्रिय बताते हैं। कौन कौन? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर जी ओझा लिख रहा हूं मैं, गौरी शंकर ओझा और सीवी वेद, इनको क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। और इसी क्रम में हम बात करें कन्निगम की, तो कन्निगम भी विद्वान था। कन्निगम ने यूची जाति जो कुषाण जाति थी उसके वंशज माना है, कुषाणों के वंशज माना है, जाति के वंशज माना है। और दोस्तों बात की जाए डॉक्टर स्मिथ महोदय की, तो स्मिथ महोदय ने तर्क दिया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो गौड़, खरवार और भर जाति आदि जाति से इनके उत्पत्ति हुई है। तो आज हम बात कर रहे थे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, राजपूत युग के बारे में। तो दोस्तों एक बार इसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। तो देखो हम पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में राजपूत युग, और राजपूत युग के बारे में, राजपूत युग को हमने 600 ईसा से लेके 1000 ईसा तक माना है, क्योंकि 1019 में मोहम्मद गजनवी ने त्रिलोचन को हराकर अपने अधीन कर लिया था, और उसके बाद में प्रतिहारों का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे वहां पे। तो हम उत्पत्ति के बारे में जब बात की, तो उत्पत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से मानी है। और चंद्रप्रदायी के अनुसार राजपूतों की 4 संतान, जिसमें प्रतिहार और परमार, चालुक्य, चौहान। इसी क्रम में कर्नल जेम्स टोड इनको हूण, शक, कुषाण जाति के वंशज मानते हैं। आगे बात की जाए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और सीवी भंडारकर के अनुसार इनको विदेशी जातियों के वंशज माना है। और बात करें हम वीडी चट्टोपाध्याय की, तो वो सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वंशज मानते हैं। और बात की जाए गौरी शंकर ओझा की और सीवी वेद, इनको राजपूतों को क्षत्रिय मानते हैं, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। और इसी क्रम में बात की जाए डॉक्टर स्मिथ की, तो डॉक्टर स्मिथ इन्हें विदेशी जाति, जिनमें गौड़, खरवार और भर आदि जाति के वंशज माना है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की। और गुर्जर प्रतिहार वंश की हम बात करें भारत के संदर्भ में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? शायद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने उत्पत्ति के बारे में, अभी तक हमने उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। और अब हम बात करेंगे इनके गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार। और मित्रों गुर्जर प्रतिहार की हम बात करें तो प्रतिहार तो राजपूत थे, और गुजरातरा क्षेत्र में मतलब गुर्जर शाखा से संबंधित होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। ठीक है, गुजरातरा क्षेत्र में ये रहते थे और इसलिए इन्हें गुर्जर कहा गया। ठीक है, और गुर्जर जो जाति थी, इस जाति का हमें उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख से मिलती है। तो गुर्जर जाति की जो जानकारी है वो हमें पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार जो गुर्जर शब्द हमें देखने को मिलता है वो पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख से देखने को मिलता है। ये गुर्जर प्रतिहारों द्वारा
गुजरातरा क्षेत्र में निवास करने के कारण इन्हें गुज्जरे कहा गया। गुजरातरा क्षेत्र में गुज्जर जाति निवास करती थी। आगे हम बात करें गुज्जर प्रतिहार के संस्थापक की। तो दोस्तों संस्थापक की जब हम बात करें तो इसका जो संस्थापक था वो था हरिश्चंद्र है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, शायद कोई दिक्कत नहीं। हरिश्चंद्र के बात करें हम, अब देखो हम बात करेंगे इनके मुख्य शासकों की। ठीक है, क्योंकि इतिहास में जो काम की जो बातें हैं उनको हम पढ़ेंगे प्रतिहार वंश में। प्रतिहार वंश में हम राजस्थान के संदर्भ में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, 2 शाखाएं राजस्थान में निवास करती थी। तो हम राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और तब हम प्रतिहार वंश को फिर एक बार फिर पढ़ेंगे। लेकिन आज हम बात करें भारत के संदर्भ में। तो हरिश्चंद्र इनके संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद इनके जो शासक हुआ, जो महत्वपूर्ण शासक वास्तविक संस्थापक, वो था नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट। और मित्रों नागभट्ट फर्स्ट, इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम का जो समय आता है वो दोस्तों 730 ईस्वी से लेके 756 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। और इन्होंने नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम अरबों का डटकर सामना किया और पश्चिमी राज्य की, भारत के पश्चिमी राज्य की इन्होंने स्थापना की। और हमें इनका ग्वालियर जो प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया है, मलेच्छों का नाशक है। और ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। आजकल की जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नागभट्ट प्रथम को कौन सी प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक बताया। तो आपको याद रखना है नागभट्ट प्रथम ने ही सर्वप्रथम अरबों के साथ लोहा लिया, मतलब डटकर सामना किया और सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। अब आगे हम इनकी बात करेंगे। एक शासक और आता है, चौथा जो शासक होता है इसका वत्स राज। और मित्रों वत्स राज का जो समय था वो आता है 780 से लेके 805 780 से 805 इसका समय था। और ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था। तो यहाँ तक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे मीर भोज की। मीर भोज प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक है। मीर भोज को हमें पढ़ेंगे और मीर भोज ही प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और मीर भोज के बाद में हम महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के बाद में महिपाल की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम मीर भोज। मीर भोज फर्स्ट। ठीक है, और मीर भोज फर्स्ट की जो जानकारी है वो हमें मिलती है कल्हण और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से हमें मीर भोज की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मीर भोज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मीर भोज गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक था। और मीर भोज की जो जानकारी है वो हमें कल्हण
और अरब यात्री सुलेमान से देखने को मिलती है। आगे इनके बारे में बात की जाए तो इनका नाम दंत कथाओं में भी हमें दंत कथाओं में भी देखने को मिलता है, दंत कथाओं में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके उपाधियों की। तो मित्रों, ये जो मीर भोज था ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था, वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था, वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी। इन्होंने आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण की और जो चांदी के सिक्के चलाए, जो दम के नाम जो चांदी के सिक्के चलाए, इन्होंने जो चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के दम पर अंकित करवाया। तो मित्रों, आगे इनके पुत्र की हम बात करेंगे। मीर भोज के बारे में हमने मीर भोज की जो जानकारी कल्लन और अरब यात्री सुलेमान से देखने को मिलती है। मीर भोज का नाम हमें दंत कथाओं में भी देखने को मिलता है। मीर भोज वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था और इनकी जो उपाधि की अगर बात की जाए तो आदिवरा और प्रभास इनकी उपाधियां थी और इन्होंने जो चांदी के सिक्के चलाए उसको दम पे इन्होंने क्या करवाया, उत्कीर्ण करवाया। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट। आगे बात करेंगे हम महेंद्रपाल की। तो मित्रों, महेंद्रपाल जो मीर भोज का क्या था, पुत्र था। मीर भोज का जो समय था दोस्तों वो था 836 से 885 ईस्वी और इसका जो पुत्र है जिसका नाम है महेंद्रपाल, महेंद्रपाल का जो समय है वो 885 से लेके 910 ईस्वी तक। और मित्रों, महेंद्रपाल भी एक अच्छा प्रतापी शासक था, महत्वपूर्ण शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, तो इनके बारे में हम उपाधियों की जब बात करेंगे, इनको किन किन नाम से जाना जाता है, तो इनकी उपाधियां थी। महेंद्रपाल की उपाधियों के बारे में हम बात करें, उपाधि परम भटारक है, परम भटारक है, परमेश्वर है, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की। परम भटारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की। आगे दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो इनके राज्यसभा में एक प्रसिद्ध विद्वान निवास करता था राजशेखर के नाम से। इनकी राज्यसभा में राजशेखर प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे और राजशेखर ने जैन ग्रंथ की अनेक जैन ग्रंथ की रचनाएं रची, जिनमें हम बात करें तो कपूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, वित्तशाली भंजिका, हरिविलास, बाल भारत, बाल रामायण आदि जैन ग्रंथों की इन्होंने क्या की, रचनाएं। तो एक बार मैं इनकी कीर्तियों के बारे में
बता देता हूं किनकी, राजशेखर की, जो कि इसके राज्यसभा में रहते थे, महेंद्रपाल के, महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल का जो समय था 885 से 910। राजशेखर की हम बात कर रहे हैं। और मित्रों, जब राजशेखर की हम बात कर रहे हैं, इनके दरबार में ये विद्वान रहते थे और इन्होंने कपूरी मंजरी याद रखनी है या आपको, कपूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, शाली, बंजिका, बंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास, हर विलास, ये इन्होंने जैन ग्रंथ कीर्ति की इन्होंने क्या की, राजशेखर ने क्या की, रचना की। और मित्रों, आगे हम बात करें कि राजशेखर को जो संरक्षण दिया था वो महेंद्रपाल ने भी दिया था, और महेंद्रपाल का जो पुत्र था, जो आगे आने वाला जो शासक है महिपाल, उन्होंने दोनों ने राजशेखर को क्या दिया, संरक्षण दिया। तो मित्रों, गुर्जर प्रतिहारों का जो इतिहास है भारत के संदर्भ में इतना ही था। उसके बाद में हम इनके बारे में बात करें तो 963 ईस्वी में राजपूत शासक कृष्ण तृतीय ने गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर, उत्तरी भारत के ऊपर आक्रमण किया, और उस आक्रमण में परास्त होने के बाद, कब 963 की बात है, कृष्ण तृतीया ने उत्तरी भारत के ऊपर आक्रमण किया। कृष्ण तृतीया ने उत्तरी भारत के ऊपर आक्रमण किया और प्रतिहार क्या हो गए, पराजित हो गए, परास्त हो गए। और उसके बाद में प्रतिहारों का विघटन प्रारंभ होना, जो विघटन होना शुरू हो गया, मतलब पतन की ओर चल दिए। उसके बाद में कोई भी इतना प्रतापी शासक नहीं हुआ कि प्रतिहारों को, वंश को काफी दिनों तक टिकाए रखे। आगे हम बात करें इनके बारे में तो 1018 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गजनवी इनके ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी प्रतिहार जो शासक था राज्यपाल के नाम से, उसके ऊपर इन्होंने 1018 की हम बात कर रहे हैं। 1018 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया किसके ऊपर, शासक का नाम था राज्यपाल। राज्यपाल के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और राज्यपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। आगे 1019 में फिर इन्होंने आक्रमण किया और राज्यपाल का, शासक राज्यपाल का जो पुत्र था जिसका नाम था त्रिलोचन, त्रिलोचन को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और दोस्तों, इनको पराजित करने के बाद प्रतिहार वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो आज हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा। गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने बात की थी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक हैं वो हरिश्चंद्र थे। फिर हमने बात की नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। उसके बाद में हमने बात की कि चौथा जो शासक था, थोड़ा सा महत्वपूर्ण शासक वो भी था, जिसका नाम था वत्सराज। और उसके बाद में हमने मीर भोज, जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक यही था, मीर भोज। और मीर भोज के बाद में मीर भोज का जो पुत्र हुआ था महेंद्रपाल,
महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के बाद में हमने बात की महिपाल की, और उसके बाद में राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में त्रिलोचन। ठीक है, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।